नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस कैप्सूल पर। आज हम गरीबी टॉपिक को विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। गरीबी कहते किसको है? तो गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि समाज का एक वर्ग या व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है ना? जैसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन हो गया, उपयुक्त आवास हो गया, शिक्षा हो गया, वस्त्र हो गया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई। इन चीज़ों की जो है पूर्ति व्यक्ति अगर नहीं कर पाता है, तो फिर वह व्यक्ति जो है गरीब है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गरीबी रेखा किसको कहते हैं? तो आय या उपभोग का वह स्तर जो मानव की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आवश्यक होती है, इस स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी रेखा कहते हैं। और इस स्तर के नीचे के जो लोग होते हैं, उसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल, और ऊपर वाले जो होते हैं, उनको कहते हैं एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, है ना? ये जो रेखा हो गई, ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग मानते हैं गरीबी रेखा, है ना? यहाँ तक की जो रेखा है, इसमें क्या है कि मानव जो है अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ये जो रेखा है, ये बताती है कि इतनी आवश्यकता है। और अगर इससे नीचे है कोई व्यक्ति जो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, फिर वह बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत जो है, यहाँ पर गणना जो है व्यक्ति के आधार पर नहीं होती है गरीबी की, तो फिर किसके आधार पर होती है? परिवार के आधार पर होती है, जिसमें सामान्य रूप से 5 सदस्य एक परिवार में लिए जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि मकान जैसी जो आवश्यकताएँ होती हैं, वो साझा होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं हेड काउंट अनुपात किसको कहते हैं? तो कुल जनसंख्या में गरीब व्यक्ति जो है, इनकी जो संख्या का अनुपात होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड काउंट अनुपात, है ना? जो टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भी टोटल हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर हम लोग गरीब व्यक्तियों का अगर अनुपात जो है, वो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है हेड काउंट अनुपात। उसके बाद में मापन का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी मापन का जो आधार है, वो आय नहीं है, तो फिर क्या है? उपभोग व्यय है ना? व्यक्ति कितना व्यय कर पा रहा है, इसको भारत में जो है मापन का आधार के तौर पर हम लोग लेते हैं। भारत में इनकम को नहीं देखा जाता, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसको देखा जाता है कि व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है, उसके आधार पर हम लोग उसको गरीब या अमीर ठहराते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे गरीबी के प्रकारों के बारे में। तो एक गरीबी होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। पहले हम लोग सापेक्ष गरीबी देख लेते हैं। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि लोगों के बीच आय का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, वो देख लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास में मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, और दूसरा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में टोटल संपत्ति है, मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए है। तो फिर हम लोग तुलनात्मक रूप से जो ए व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बी से गरीब मानते हैं। बस यही सापेक्ष गरीबी होती है ना? तो अब देख लेते हैं इसका अर्थ परिभाषा के तौर पर। लोगों के बीच आय का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय जो है, उस आय से कम वाले जो लोग होते हैं, उनको माना जाता है गरीब, है ना? देखिएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि देश की जो प्रति व्यक्ति इनकम है, वो मान लेते हैं कि ₹100 है ना? देश की मान लेते हैं कि ₹100 प्रति व्यक्ति आय जो है औसतन है, और कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो इनकम है, वो मान लेते हैं कि ₹90 है ना? प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है? 90। तो फिर इस व्यक्ति को सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है। यह देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष बदलती है, और आर्थिक असमानता जो है उसको दर्शाती है ना? इससे पता चल जाता है कि देश में कितनी जो है आर्थिक रूप से असमानता है। ठीक है? मुख्य रूप से यह जो सापेक्ष गरीबी है, ये विकसित देशों में निकाली जाती है। हमारे भारत जैसे देशों के लिए ये सापेक्ष गरीबी नहीं निकाली जाती है। तो फिर कहाँ निकाली जाती है? जो विकसित देश है अमेरिका की तरह, वहाँ पर सापेक्ष गरीबी जो है, इसके आंकड़े निकालने पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए हम लोग लॉरेंज वक्र जो है उसका यूज करते हैं। लॉरेंज वक्र में 2 इस तरीके से रेखाएँ खींची जाती हैं, और ये बीच में 45 डिग्री के कोण पर एक रेखा और खींच दी जाती है। ये जो रेखा होती है, इसको हम लोग
पूर्ण समानता की रेखा कहते हैं, है ना। ये 45 डिग्री पर होता है और ये पूर्ण समानता की रेखा होती है जिसको हम लोग आदर्श रेखा के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरीके से समानता दर्शाती है कि इस लाइन पर अगर किसी देश की अगर ये लाइन जा रही है तो इसका मतलब है कि देश में पूरी तरीके से समानता है। और इसके अलावा इस लाइन से जितना गैप पर लाइन बनती है तो वो उतनी ही असमानता को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, इसका मतलब है कि देश में असमानता का स्तर ये है ना? और ये जो लॉरेंज वक्र होता है, ये होता है वास्तविक गरीबी की रेखा। ये जितना नीचे जाता जाएगा, ये असमानता का स्तर बताता रहेगा और अगर एक्स एक्सिस पर चला जाए, इसका मतलब है कि देश में पूरी तरीके से कैसी है, असमानता है ना? ये वाली जो रेखा हम लोग दर्शाते हैं, ये तो होता है जनसंख्या का प्रतिशत, है ना? और ये होता है आय का प्रतिशत। ये आय का प्रतिशत है और ये जो है जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है? ये हो गया लॉरेंज वक्र। उसके बाद हम लोग गिनी गुणांक निकालते हैं। गिनी गुणांक में क्या होता है कि ये वाला जो शैडो ज़ोन होता है, इस शैडो ज़ोन में हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, ये वाला जो शैडो ज़ोन है, इस शैडो ज़ोन में क्या करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा 45 डिग्री में जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका भाग दे देते हैं। तो फिर जो भी निकल कर के आता है, उसको हम लोग गिनी गुणांक मानते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि लॉरेंज वक्र जो है, इसका गणितीय रूप ही क्या है, गिनी गुणांक है, जो जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मान जो है, ये पूर्ण समानता को दर्शाता है, वहीं 1 जो है, ये दर्शाता है पूर्ण असमानता को, ठीक है? आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं निरपेक्ष गरीबी के बारे में। निरपेक्ष गरीबी इस पद्धति में क्या होता है कि न्यूनतम खपत या फिर उपभोग स्तर जो है वो तय कर दिया जाता है ना? क्या कर दिया जाता है? न्यूनतम खपत या फिर उपभोग स्तर जो है वह तय कर दिया जाता है। जो व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता उसे गरीब कहते हैं, है ना? इसमें क्या होता है कि मिनिमम खपत या उपभोग स्तर तय कर दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 50 रुपए तय कर दिया कि 50 रुपए जो है, इससे कम वाला जो व्यक्ति रहने वाला है वो कैसा माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। भारत में इसका उपयोग किस तरीके से होता है? तो भारत में क्या होता है कि न्यूनतम कैलोरी खपत और उपभोग व्यय जो है, इसकी अवधारणा ही निरपेक्ष माप है। तो यहाँ पर क्या है जो कि यहाँ पर हमारे लोकप्रिय है। अब विश्व बैंक के मानक क्या है? तो जो व्यक्ति एक दिन में $3 से कम व्यय करता है, कितना? $3 से अगर कोई व्यक्ति कम खर्च करता है, तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है वर्ल्ड बैंक, है ना? यह मानक जून 2025 से क्या होगा? प्रभावी होगा। अभी प्रभावी हो गया मतलब। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गरीबी की और कई प्रकार है। जैसे कि एक गरीबी होती है चिरकालिक गरीबी। चिरकालिक गरीबी में वे आते हैं लोग जो कि क्या करते हैं कि हमेशा जो निर्धनता की रेखा है अर्थात गरीबी रेखा जो है, उस रेखा से हमेशा नीचे रहते हैं। उदाहरण के लिए जो भूमिहीन मजदूर है, ये अधिकतर चिरकालिक गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, है ना? ये जो गरीबी रेखा क्या होती है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। इसके अलावा एक होती है मौसमी गरीबी। कृषि क्षेत्र में लगी हुई जो ग्रामीण आबादी है, जो मौसम विशेष में क्या होती है, गरीब हो जाती है ना? जैसे कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र में कोई ग्रामीण लगा हुआ है। उसने क्या किया कि एक मौसम में तो क्या होता है कि खेत में अच्छी पैदावार हो जाती है और वह अपना अनाज बो देता है और इस तरीके से उसको रोजगार मिल गया। और दूसरा टाइम जो दूसरा सीजन आता है, उस सीजन में क्या करता है, वो बैठा रहता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। खेत की न बुआई होती है न कुछ उसको मिलता है। तो वह एक तरीके से कैसा हो गया, मौसमी रूप से गरीब हो गया। तो एक ये हो गई मौसमी गरीबी। एक आ गई अनियमित गरीबी। वे लोग जो सामान्यतः गरीब नहीं है लेकिन परिस्थिति और दुर्भाग्य से गरीब हो जाते हैं। जैसे कि जुआरी है। जुआरी वैसे गरीब नहीं होता है लेकिन सट्टे में पैसे हार गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, गरीब हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गरीबी मापन की जो विधियां हम लोग कई प्रकार की यूज लेते हैं। भारत में उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी मापने के लिए 3 प्रकार की जो है संदर्भ अवधियों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि एक जो विधि है वो है समान संदर्भ अवधि। क्या नाम है? समान संदर्भ अवधि। इसको हम लोग कहते हैं यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड।
इसमें जो अवधि ली जाती है वो पिछले 30 दिन की अवधि ली जाती है ना। कितने दिन की? 30 दिन की। इसमें क्या होता है कि खाद्य और अन्य सभी वस्तुएं जो है इन पर किया गया जो कुल कुल उपभोग व्यय होता है, इसकी गणना की जाती है ना। व्यक्ति ने कितना 30 दिनों में खाद्य और अन्य सभी वस्तुओं पर उपभोग किया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। किसके अंतर्गत? यूआरपी मेथड के अंतर्गत, है ना। देखा जाता है कि किसी परिवार ने क्या किया है कि पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कितना व्यय किया है ना। नेक्स्ट मेथड है वो है मिश्रित संदर्भ अवधि अर्थात एमआरपी यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसमें जो है दो प्रकार की अवधियां ली जाती हैं। एक तो 365 दिन की अवधि देखी जाती है, एक 30 दिन की। 30 दिन की अवधि में तो क्या होता है कि जो भी खाद्य वस्तुएं होती हैं अधिकांश उनको देखा जाता है, और 365 की अवधि में क्या देखा जाता है कि कम आवृत्ति वाली जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ सामान। देखिएगा 365 दिन में हम लोग वो चीजें लेते हैं जिनका उपयोग लगभग 1 साल तक किसी जो वस्तुएं हैं इनका यूज चलता है, उनको लगभग हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देख लेते हैं। जैसे कि कपड़े हैं, ये साल दर साल सिलाने होते हैं। इसके अलावा जूते हो गए, शिक्षा की फीस है, ये साल में एक बार देनी होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, और टिकाऊ सामान है, ये सारे के सारे 1 साल की अवधि अर्थात 365 दिनों में इनको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, 365 दिनों में परिवार ने कितना कुछ खर्च किया है इन पर। इसके अलावा अन्य जो भी वस्तुएं बच जाती हैं, जैसे कि अधिकांश रूप से जो खाद्य वस्तुएं होती हैं वो काउंट किया जाता है 30 दिन की अवधि में, है ना। जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, 30 दिनों में काउंट किया जाता है। और इसमें 365 दिनों में 5 कम आवर्ती वाली जो वस्तुएं हैं जैसे कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ सामान, इनको जो है हम लोग काउंट कर लेते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एमआरपी यानी कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसमें 3 कैटेगरीज बनाई हुई है। 365 दिन में तो वही जो कम आवर्ती वाली वस्तुएं हैं उनको शामिल कर लेते हैं, कपड़े, जूते, शिक्षा, टिकाऊ सामान, इस तरीके से, है ना। और 30 दिन में किन किन को लेते हैं, ईंधन, ईंधन हो गया, किराया हो गया, कर हो गया, बिजली हो गया। हाँ, देखिएगा ईंधन हो गया, किराया हो गया, टैक्स हो गया, इनका उपभोग जो है वो हर महीने हमें जमा कराना पड़ता है। इस तरीके से हमने ये 30 दिन के काउंटिंग में हमने इसको रख लिया। और 7 दिन की अवधि में किसको लेते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है जैसे कि सब्जी हो गई, फल हो गए, तेल हो गए, अंडा हो गए, मांस हो गए, इनको 7 दिन की अवधि में देखा जाता है कि पिछले 7 दिनों में जो उपभोग का व्यय है वो इन पदार्थों पर कितना हुआ है। तो इस तरीके से हमारी तीनों की तीनों जो विधियां हैं ये हमने देख ली है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में जो गरीबी है इसके आकलन का हम लोग इतिहास देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व का क्या प्रयास रहा गरीबी के आकलन का। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के दौरान, ये 87 नहीं है, 67-68 ही है, 67-68 के दौरान भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रयास किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने सबसे पहले भारत में गरीबी आकलन का प्रयास किया था। इन्होंने गरीबी रेखा किसको माना था, तो 16 से 35 प्रति व्यक्ति जो रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो भी खर्च करता है उसको माना था, और ये जेल की लागत जो थी उस पर आधारित माना था, है ना। इसमें क्या किया कि शहरी क्षेत्र में तो हो गए 35 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में कितने हो गए, 16 रुपए, ये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के आधार पर इन्होंने गरीबी का जो मानक है वो तय किया था कि इससे अगर कोई व्यक्ति कम कमा रहा है तो फिर वह कैसा है, वह गरीब है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आगे, एक सेकंड। उसके बाद प्रयास होता है राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा 1938 को। इसका गठन कौन करता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का, तो ये करता है कांग्रेस। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने आधार बनाया भोजन, कपड़ा और मकान को। किसको बनाया, भोजन, कपड़ा और मकान को। आय की सीमा इन्होंने प्रति व्यक्ति कितनी कर दी, तो इन्होंने
शहरी क्षेत्रों में कर दी 20 रुपये प्रति माह, है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कर दी 15 रुपये प्रति माह। ये सुझाव दिया था राष्ट्रीय नियोजन समिति ने। उसके बाद में बॉम्बे प्लान आता है 1944 को। ये जो बॉम्बे प्लान है, इस बॉम्बे प्लान को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, टाटा बिरला प्लान के नाम से। ये जो है मुख्य रूप से उद्योगपति जो है उनके द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने जो गरीबी रेखा है वो प्रति व्यक्ति 75 रुपये प्रति वर्ष से कम वालों को गरीब माना था, है ना। इन्होंने क्या माना, जो 75 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति है वो गरीब है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता के बाद में। तो स्वतंत्रता के बाद में योजना आयोग का कार्यदल गठित होता है 1962 को। योजना आयोग का जो कार्यदल है ये कब बनता है, तो सर ये बनता है 1962 को। इन्होंने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च का जो मानक है वो तय किया, है ना। इस दल ने क्या किया, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च का मानक तय किया। पहले हम लोग इनकम देख रहे थे स्वतंत्रता से पहले, और ये पहला दल गठित होता है जिसमें प्रति व्यक्ति खर्च जो है इसका मानक तय किया जाता है। गांव में 20 रुपए और शहर में कितने रुपए, 25 रुपए, ये खर्च तय कर दिया। देखिएगा, ये जो योजना आयोग है इसने क्या किया, योजना आयोग का जो कार्यदल था इसने गांव में तो 20 रुपए और शहरों में 25 रुपए खर्च के आधार पर डिसाइड किया। उसके बाद रथ और दांडेकर समिति बनती है 1971 को, है ना। दांडेकर और रथ समिति का बनती है 1971 को। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से गरीबी आकलन का जो प्रयास किया वो रथ एंड दांडेकर समिति ने किया था। इन्होंने जो आधार बताया वो बताया कैलोरी उपभोग को। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो है यहाँ पर औसतन रूप से जो 2250 कैलोरी प्रति दिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति है, इन व्यक्तियों को इस कमेटी ने क्या माना, गरीब माना, है ना। कितने रुपए, 2250 कैलोरी प्रति वर्ष, रुपए नहीं कैलोरी। उसके बाद वाई के अलग समिति बनती है 1979 को। कब बनती है, 1979 को बनती है। इसने कैलोरी उपभोग के साथ में पोषण तत्व जो है इनको भी जोड़ दिया, है ना। और ग्रामीण स्तर पर कैलोरी की मात्रा डिसाइड की 2400 और शहरी लेवल पर 2100, है। ग्रामीण कितने हैं, ग्रामीण लेवल पर कैलोरी का उपभोग 2400 और शहरी लेवल पर जो डिसाइड किया वो किया 2100 कैलोरी। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं लकड़वाला समिति का गठन होता है 1993 को। कैलोरी आधारित जो भी 2400 और 2100 का आंकलन था इसी को माध्यम रखने की इन्होंने सिफारिश की, है ना। इन्होंने कहा ये जो 2400 और 2100 कैलोरी का पैमाना अलग समिति ने तय किया है इसी को मान लिया जाए, ये सिफारिश की। इसके अलावा इनकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी गरीबी रेखा जो है ये राज्य विशिष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ये स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है लकड़वाला समिति, अर्थात राज्य आधार गरीबी जो है इसकी गणना होनी चाहिए, है ना। गरीबी की गणना राज्य आधारित होनी चाहिए, ये बात कही। गरीबी मापन में WPI की जगह CPI का प्रयोग करने की बात कौन कहता है, लकड़वाला समिति। आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी मापन में WPI जो है, WPI क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक होता है, और CPI जो होता है कंज्यूमर मूल्य सूचकांक होता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये गरीबी मापन में WPI जो है इसकी जगह पर CPI का कौन कहता है, लकड़वाला समिति कहती है। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति बनती है 2005 को और रिपोर्ट देती है अपनी 2009 को। इसने क्या कहा कि कैलोरी आधारित मापन जो है इसकी आलोचना की और उपभोग जो है खर्च को आधार बनाया जाना चाहिए। MRP को क्या बनाया जाना चाहिए, आधार बनाया। किसने, सुरेश तेंदुलकर समिति ने। इसने उपभोग बास्केट का प्रयोग किया, उपभोग बास्केट का। भोजन के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते, मनोरंजन आदि को भी इसने क्या किया, शामिल किया। अब तक इन चीजों को शामिल नहीं किया जा रहा था, पहली बार कौन शामिल कर रहा है, सुरेश तेंदुलकर समिति। भोजन के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते, मनोरंजन इनको शामिल किया। एक समान गरीबी रेखा बास्केट का प्रयोग जो है इसने किया, है ना। UPLB अर्थात हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म प्यूबर्टी लाइन बास्केट, इसका प्रयोग किसने किया, इसी ने। 2004-5 में जो गरीबी रेखा थी वो थी 37.2%। कितनी थी, 37.2%, जो कि घट करके 2011-12 में इस रिपोर्ट के अनुसार 21.9% हो जाते हैं। ये अभी भी पूछा जाता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2021-22 की गरीबी कितनी है, तो वो है 21.9%।
गरीबी रेखा 2011-12 के अनुसार जो शहरी क्षेत्र पर 1,000 रुपये प्रति माह और दिन के अनुसार बात करें 33 रुपये प्रति दिन, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 प्रति माह और दिन के अनुसार बात करें 27 रुपये प्रति दिन जो कमा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं? वो जो व्यक्ति है वो है इससे कम कमाने वाले गरीब। ये गरीबी की रेखा किसने तय की? सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है ना। तो गरीबी रेखा कितनी हो गई? 33 रुपये प्रति दिन और 27 रुपये प्रति दिन। उसके बाद आगे चलते हैं, और उसके बाद में रंगराजन समिति जो है इसका गठन किया जाता है 2012 को। ये अपनी रिपोर्ट देती है 2014 को। सरकार ने इसकी जो रिपोर्ट थी इसको स्वीकार नहीं किया, है ना। सरकार ने क्या रिपोर्ट को स्वीकार किया? नहीं किया। लेकिन ये गठित क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य था जो तेंदुलकर समिति बनी थी उस समिति की समीक्षा करना। इसने सिफारिश दी कि शहरी और ग्रामीण गरीबी रेखा जो है इसका निर्धारण अलग अलग होना चाहिए, है ना। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा जो है इसका निर्धारण अलग अलग होना चाहिए, और भोजन की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? भोजन की गुणवत्ता पर। मापन के लिए इसने कहा एमएमआरपी का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेंदुलकर समिति ने कहा था कि एमआरपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कह रही हैं कि एमएमआरपी का क्या किया जाना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए। इसने गरीबी रेखा जो है प्रति व्यक्ति कितनी डिसाइड की? शहरी क्षेत्र पर तो 47 रुपये पर डे, और ग्रामीण पर कितनी हो गई? 32 रुपये पर डे, है ना। 47 और 32 कितनी हो गई? 47 और 32। मंथली बात करें तो 1407 और 972 हो गई। समिति के आंकड़े 2011-12 की पॉपुलेशन के अनुसार इसने डिसाइड किया, एक मिनट, समिति जो है ये आंकड़े देती है 2011-12 को कि हमारे यहाँ पर 29.5% कुल बीपीएल पॉपुलेशन है, अर्थात गरीब कितने? 29.5%। ग्रामीण क्षेत्र पर बीपीएल बताया इसने 30.9% और शहरी बताए 26.4%। वापस देख लेते हैं, ग्रामीण लेवल पर तो 30.9%, शहरी पर कितने? 26.4%, और टोटल गरीब देख ले ओवरऑल तो वो है 29.5%। उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण पर हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेशनल एमपीआई इसको जारी करता है 2021 से नीति आयोग। कौन जारी करता है? 2021 से नीति आयोग जारी करता है। इसका जो लक्ष्य है वो है एसडीजी गोल को प्राप्त करना, है ना। लक्ष्य क्या है? एसडीजी की प्राप्ति। एसडीजी में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना कि गरीबी रेखा से निपटारा, तो उसकी पूर्ति करना, है ना। यूएनडीपी और ओपीएचआई के जो वैश्विक सूचकांक है उनसे प्रेरित है ना। आपसे पूछ ले कि हमारे जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये किससे प्रेरित है? ये है यूएनडीपी और ओपीएचआई के वैश्विक सूचकांक से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHM5 2019 से 21 के आंकड़ों का जो है प्रयोग किया गया, है ना। एक सेकंड, हाँ जी, ये डेटा हालांकि ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यह वैश्विक एमपीआई के 10 संकेतकों से आगे बढ़ करके कितने 12 संकेतकों का क्या करता है? प्रयोग करता है ना। वैश्विक एमपीआई में कितने संकेतक यूज में लेते हैं? 10, जबकि अपने लेते हैं 12 संकेतक यूज में लेते हैं, जो इसे भारतीय संदर्भ में अधिक क्या बनाता है? प्रासंगिक बनाता है। अब ये कौन कौन से आयाम है? तो एक हो गए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि एमपीआई की संरचना में 3 तो आयाम है और 12 क्या है? संकेतक है। एक हो गया आयाम स्वास्थ्य, एक हो गया शिक्षा, एक हो गया जीवन स्तर। जिसमें स्वास्थ्य का जो भारांश है वो है 1/3, शिक्षा का भी 1/3 है, और जीवन स्तर का भी कितना है? 1/3 है। पोषण, अब ये जो स्वास्थ्य है इस स्वास्थ्य में संकेतक 3 संकेतक शामिल है। एक है पोषण, एक है बाल और किशोर मृत्यु दर, एक है मातृत्व स्वास्थ्य, है ना। पोषण में क्या है? तो 0 से 59 माह का बच्चा या 15 से 49 वर्ष की महिला या पुरुष जो है उसको देखा जाता है कि वह कुपोषित तो नहीं है, है ना। 0 से
9 माह का बच्चा या 15 से 49 साल की महिला, पुरुष जो है कुपोषित, इनको देखा जाता है। उसके बाद बाल और किशोर मृत्यु दर, घर में 18 वर्ष से कम के जो सदस्य है इनकी मृत्यु देखी जाती है ना? घर में 18 वर्ष से कम आयु के जो सदस्य होते हैं इनकी मृत्यु देखी जाती है। मातृत्व स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व देखभाल या मेडिकल मदद का जो है अभाव इसमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? प्रसव पूर्व देखभाल और मेडिकल मदद का अभाव। शिक्षा जो है इसमें क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता है स्कूल शिक्षा के वर्ष, जो कि 10 से प्लस उम्र के जो सदस्य है इन्होंने 6 साल शिक्षा पूरी न की, इनको शामिल किया जाता है। और स्कूल में उपस्थिति, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जीवन स्तर में देख लेते हैं। इसमें टोटल 6 संकेतक है, जिनका संकेतक कितना हो गया 1/21, 6 नहीं है सॉरी 7 संकेतक है ना। प्रत्येक संकेतक का जो भार है वो हो गया 1/21। खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता जिसमें साझा शौचालय, पेयजल 30 किलोमीटर से अधिक दूरी, इसके अलावा हो गया विद्युत, फिर पक्का घर हो गया, फिर संपत्ति हो गया जिसमें रेडियो, टीवी, फ्रिज, फोन, बाइक, कार में से एक से अधिक नहीं हो। उसके बाद हो गया बैंक खाता। ये हमने देख लिए संकेतक। उसके बाद एमपीआई रिपोर्ट आती है 2023 को। इसमें गरीबी रेखा जो है इसमें गिरावट दर्ज की जाती है, जहां पर 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकल गए 2015-16 से 2019-20 के दौरान, है ना। देखिएगा जहां 13.5 करोड़ लोग तो है 2015-16 से 2019-20 के बीच में गरीबी से निकले। वहीं पिछले 9 सालों में देख लें अगर, अर्थात 2015-16 से लेकर के 22-23 तक, तो टोटल 24 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। देख लिया हमने। अर्थात जहां 2015-16 में 24.85% गरीब थे, वो घट करके 2019 से 21 के दौरान 14.96 हो गए, और 2022-23 का जो अनुमान है वो है 21.28% का। राज्यवार स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति, गरीबी दर जो है राजस्थान में वो है 15.31%। कितनी है? 15.31%। देश में 13.5% के साथ में रैंक जो है 10 के आसपास है। हमारे राजस्थान की जो रैंक है वो कितनी है? 10। ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है कि हमारे राजस्थान की जो गरीबी है वो है 15.31%। कितनी? 15.31%। देश में जो रैंक है वो है हमारी 10वीं। और पिछले हमारे राजस्थान में जो कमी दर्ज की गई है गरीबी में वो है 13.5% ना। राजस्थान में कितनी कमी दर्ज की गई है गरीबी में? 13.5%। सर्वाधिक गरीबी वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक गरीब तो है बिहार, है ना, जहाँ पर 33.76% गरीबी है। उसके बाद है झारखंड, फिर है मेघालय, है ना। बिहार, झारखंड, मेघालय, 3 याद कर लेते हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय। सबसे कम गरीबी वाला जिला जो है, सॉरी राज्य जो है वो है केरल, जहाँ पर केवल 0.55% गरीबी है। सबसे कम गरीबी वाला राज्य जो है वो है केरल। गरीबी में सर्वाधिक गिरावट की बात करें तो वो है यूपी की। यूपी में सर्वाधिक लोगों ने गरीबी में गिरावट दर्ज की है। उसके बाद है बिहार, है ना, यूपी फिर है बिहार। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर नगर हवेली जो है उसमें 9% गरीब है। वहीं पुदुचेरी की बात करें तो वो है 0.8%, है ना। दमन दीव की गरीबी कितनी है? वो है 9%। पुदुचेरी जो है इसकी है 0.8%। गरीबी के मूल कारण क्या है? तो जनसांख्यिकी कुछ कारण है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, कम श्रम सहभागिता दर हो गई। इसके अलावा आर्थिक और नीतिगत कारक भी है, जैसे कि खराब विकास नीतियां हो गई, भूमि का असमान वितरण और भूमि सुधारों का अभाव हो गया, कृषि में कम वृद्धि और हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हो गया। इसके अलावा रोजगार विहीन श्रम वृद्धि हो गई, खाद्यान्न मूल्यों में उच्च वृद्धि। ये तो हो गए आर्थिक और नीतिगत कारक। वहीं सामाजिक कारकों की बात करें तो एक हो गया सामाजिक पिछड़ापन, जैसे कि जाति व्यवस्था और अशिक्षा के स्तर पर। इसके अलावा श्रम की जो गतिशीलता का अभाव है वो भी सामाजिक कारक में आता है। सैद्धांतिक कुछ कारक है, जैसे कि गरीबी का जो दुष्चक्र है वो आ गया।
उसके बाद गरीबी निवारण की हम 2 तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं। कौन-कौन सी है? एक तो है रिसाव सिद्धांत या फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसके अलावा हो गया डायरेक्ट एक्शन। ये जो डायरेक्ट एक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार जो है विकास के भरोसे नहीं रहती है, बल्कि गरीब जो है इनकी प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे कि कोई खाद्य सुरक्षा हो गई, इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा हो गई, चिकित्सा सेवाएँ हो गई, मनरेगा जिनका नाम अब बदल करके जैसे कि वीजी राम जी कर दिया गया है। इसके जो समर्थक है वो तो है अमर्त्य सेन और इसके अलावा है ज्यांद्रेज। क्या-क्या नाम है? अमर्त्य सेन और ज्यांद्रेज जो है ये प्रत्यक्ष निवारण के पक्षधर है। वहीं ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है कि सरकार जो है उसको बुनियादी ढांचे, निवेश और उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, है ना? ये सिद्धांत कहता है कि सरकार को किस पर ध्यान देना चाहिए? बुनियादी ढांचा, निवेश और उत्पादन पर। अधिक निवेश से क्या होगा कि रोज़गार बढ़ेगा और रोज़गार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि लाभ जो है ये ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगा? रिसेगा, है ना? यहाँ पर लाभ हुआ तो ये लाभ जो है नीचे रीस-रीस करके आम पब्लिक तक पहुँच जाएगा। और आज़ादी के पश्चात शुरू में जो है इसी सिद्धांत को अपनाया गया था। किसको? अधोमुखी सिद्धांत जो है, इसी को अपनाया गया था। इसको अधोमुखी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके जो समर्थक थे वो थे जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। क्या-क्या नाम है? जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। ये इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है? तो हमने जो हमारा संपूर्ण टॉपिक्स था गरीबी से संबंधित वो कवर कर लिया है। ये टॉपिक अगर आपको समझ आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।